सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान को जाने सीरीज के राजस्थान जी के प्रश्नोत्तरी भाग 4 में। जी हाँ, आज है 22 अप्रैल और हमारी बहुत ही चर्चित राजस्थान जी की प्रश्नोत्तरी 4 को लेकर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि मात्र 4 दिन में इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार और बहुत स्नेह दिया है और लगभग प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। सबसे पहले तो हमारी चर्चा शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी 3। जी हाँ, प्रश्नोत्तरी 3 जो कि 21 अप्रैल को आयोजित हुई थी कल, उसके विजेता के बारे में। जी हाँ साथियों, और 21 अप्रैल की प्रश्नोत्तरी सीरीज 3 के जो विजेता हैं वो विजेता आपके स्क्रीन पर ये रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी प्रश्नोत्तरी 3 के विजेता है विष्णु कंवर। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। ईश्वर और माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी लगातार उन्नति करें और अपनी सफलता के मुकाम को जरूर छुएं। और आपको पुनः सभी अभिनव आरएस एकेडमी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इसके पश्चात हम बढ़ते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 4 की ओर। आप लोग भी इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के विजेता लकी विनर बन सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में कम से कम 3 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। उन कमेंट बॉक्स में डाले गए जवाबों को, और ये जवाब देने हैं सुबह 10 से रात को 10 बजे के बीच में। जी हाँ साथियों, सुबह 10 से शाम को रात को 10 बजे के बीच में जवाब देने हैं। इन सभी जवाब देने वाले प्रतिभागियों में से ही एक लिस्ट बनाकर और लकी ड्रॉ के माध्यम से हम विजेता की अनाउंस दूसरे दिन अवश्य रूप से आप लोगों का कर रहे हैं। पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्नेह बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जो बालक और बालिकाएं हमारे प्रश्नोत्तरी सीरीज में जो विजेता बन रहे हैं उनको नगद पुरस्कार प्रतिदिन उनके फ़ोन पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है लगातार। और जिनका गिफ्ट हैम्पर है वो गिफ्ट हैम्पर उनको हमारी लॉकडाउन के जस्ट समाप्ति के बाद में उनको अपने घर पर जो एड्रेस है उन पे भेज दिया जाएगा और भेजना शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज का आज जो भाग 4 है उसको। और आपकी स्क्रीन पर प्रश्नोत्तरी 4 का पहला प्रश्न ये रहा। जी हाँ, चर्चित नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी प्राप्त हो रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चर्चित नर्मदा नहर परियोजना, पहली बात तो नर्मदा आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, से राजस्थान के किन किन जिलों को पानी प्राप्त हो रहा है। केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है ये। पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। बीकानेर गंगानगर, जालौर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर, डूंगरपुर चित्तौड़। सही जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट। साथियों, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। और अधिक से अधिक अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाने का इसको प्रयत्न कीजिएगा। साथियों, बात करें हमारे पहले प्रश्न के जवाब की, तो पहले प्रश्न का जो जवाब है हमारा वो जवाब होगा जालौर बाड़मेर। जी हाँ, ऑप्शन बी, जालौर बाड़मेर में राजस्थान के ये 2 जिले हैं, इनमें नर्मदा परियोजना से, जी हाँ, इस नर्मदा परियोजना से पानी प्राप्त हो रहा है राजस्थान के 2 जिलों को जिनका नाम है जालौर और बाड़मेर। और ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में हूबहू पूछा गया था, सेम टू सेम। साथियों, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा क्योंकि अब तक इस पॉइंट को लेकर प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से बनाया काफ़ी बार, परंतु ये प्रश्न लगभग 8 से 10 बार आ चुका है। कैसे कैसे आया मैं सारी बात आपको डिटेल में करूँगा। तो आप लोग अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और चर्चा शुरू करते हैं हमारी नर्मदा नहर परियोजना। देखिए आपके स्क्रीन पर आज बड़ी खूबसूरती से ये दृश्य और रखा जा रहा है। ये हमारी नर्मदा नहर परियोजना है जो अपना जालौर और बाड़मेर की सरभूमि है, वहाँ पर पूरे क्षेत्र को हरियाला, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पूरे क्षेत्र को हरियाला प्रदेश बना दिया है इस नर्मदा नहर परियोजना ने। और इससे पूरे के पूरे 2 जिलों लाभान्वित हो पा रहे हैं। साथियों, हम चर्चा करते हैं इस परियोजना को लेकर। तो सबसे पहले बात आती है नर्मदा।
एक्चुअल हुआ क्या साथियों, आपकी नर्मदा, अगर मैं नहर परियोजना की बात करूं तो नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। जी हां, सरदार सरोवर बांध। और इस सरदार सरोवर जो बांध है, इस सरदार सरोवर बांध से ही एक नहर प्रणाली निकाली गई है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नर्मदा नहर परियोजना। साथियों, अगर मैं नर्मदा नहर परियोजना की बात करूं तो इस परियोजना से 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना आप लोग, नर्मदा जो परियोजना है, ये नर्मदा परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। नर्मदा की अगर मैं बात करूं तो 4 राज्यों की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की अगर बात करूं तो इसमें आपका गुजरात, इसमें आपका मध्य प्रदेश, इसमें आपका महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में अपना राजस्थान। ये 4 इसके अंतर्गत राज्य आते हैं। चारों राज्यों के संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। फिर हमारे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं राजस्थान की इंडिविजुअल बात करूं तो साथियों, राजस्थान के इसमें 2 जिले लाभान्वित हैं और 2 जिलों के अंतर्गत राजस्थान में ये नर्मदा नहर परियोजना विस्तृत है। उसका हमने बात चर्चा की थी, एक तो आपका जालोर और एक आपका बाड़मेर। जी हाँ, जालोर और बाड़मेर, इन 2 जिलों में ये विस्तृत है। अगर मैं बात करूं तो सांचौर, जालोर का जो सांचौर क्षेत्र है, इस सांचौर क्षेत्र के लगभग 76 गांव, जी हाँ, अब तक लगभग 76 गांवों में जो सिंचाई का जल है वो इस नहर के द्वारा पहुंचा दिया गया है। जी हाँ, 76 गांवों में। और बाड़मेर में जो गुडामलानी तहसील है, ध्यान रखना, जालोर की तो मैंने किसकी बात की है, सांचौर की, और बाड़मेर की किस मैं तहसील की बात कर रहा हूं, गुडामलानी। बाड़मेर की गुडामलानी, बाड़मेर की जो गुडामलानी तहसील है, इस तहसील के लगभग सभी गांवों को इस परियोजना से पेयजल और आपका सिंचाई का जो जल है वो उपलब्ध हो रहा है। अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं साथियों, तो पूरे राजस्थान को इस नर्मदा नहर से लगभग 0.50 मतलब लगभग 0.50 MAF पानी की गणना की जाती है। इसमें MAF में, MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फिट। जी हाँ, मिलियन एकड़ फिट पानी, 0.50 मिलियन एकड़ फिट पानी राजस्थान को प्राप्त हो रहा है नर्मदा नहर परियोजना से। तो साथियों, ये थी आपकी नर्मदा नहर परियोजना। इस नर्मदा नहर परियोजना में कितने राज्यों की सम्मिलित योजना है, ये 4 राज्य है। पहला कौन सा, गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपका राजस्थान। राजस्थान के कितने जिले इससे लाभान्वित थे, 2 जिले, पहला आपका जालोर, दूसरा आपका बाड़मेर। जालोर की कितनी तहसील, 1। जालोर की तहसील कौन सी, सांचौर। बाड़मेर की कौन सी, गुडामलानी। सांचौर के लगभग 76 गांव और बाड़मेर का लगभग पूरा का, सॉरी, जो गुडामलानी उसका लगभग पूरा क्षेत्र इससे लाभान्वित है। और 50 जो मिलियन एकड़ फिट पानी इस नर्मदा से राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। साथियों, एक बात और आपको जान लेनी है इस नर्मदा नहर परियोजना की, और वो बात है कि इस नर्मदा से जो पानी राजस्थान में आ रहा है, ये नर्मदा नहर परियोजना में ये बाउंडेशन दिया गया है कि जिस भी राज्य में इसको लाभ मिलेगा, या जो भी राज्य में इसको जो लाभ मिलना चाहिए, उस राज्य में इस नहर परियोजना से जो पानी सिंचाई के लिए काम मिलिया जाएगा, उसमें केवल फव्वारा, जी हाँ, उसमें केवल फव्वारा पद्धति का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति का प्रावधान है। जी हाँ, फव्वारा पद्धति। और साथियों, इसको लेकर मैंने फिर बात की कि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पूरा बता रहा हूँ। इसको लेकर मैंने कहा बहुत बार प्रश्न है, ये प्रश्न है फव्वारा से संबंधित प्रश्न। RAS 2018 जो प्री एग्जाम हुआ था अभी, उसमें पूछा गया था। प्रयोगशाला सहायक 2016, जी हाँ, प्रयोगशाला का जो एग्जाम 2016 का था उसमें पूछा गया था। पटवारी 2011 की प्री में पूछा गया था, उस समय एक ही होती थी, प्री और मेंस 2011 में। LDC 2016 की एग्जाम थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था मैं बता देता हूं आपको। प्रश्न पूछा गया था, सीधी लैंग्वेज थी उसकी, वह कौन सी परियोजना है, जी हां, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर, जी हां, स्प्रिंकलर का मतलब होता है फव्वारा,
स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है। और ऑप्शन थे आपके नर्मदा, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर और माई बजाज सागर। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? नर्मदा नहर परियोजना। तो साथियों ये था आपका इस नर्मदा चर्चित नर्मदा नहर परियोजना से प्रश्न, और आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा, याद आपको हो गया होगा। नर्मदा नहर परियोजना मुख्य रूप से 4 राज्यों से संबंध रखती है, और 4 राज्यों की मैं बात करूं तो 4 राज्य कौन कौन से बताए मैंने? गुजरात बताया, एमपी बताया, महाराष्ट्र बताया, राजस्थान बताया। राजस्थान के कितने जिले बताए? 2 जिले, जालोर और दूसरा बाड़मेर। जालोर की कौन सी तहसील? सांचौर। बाड़मेर की कौन सी? गुड़ामलानी। आगे प्रश्न नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानचित्र में दूसरा प्रश्न आपके लिए और भी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे फटाफट, क्योंकि आपको मद्देनजर रखते हुए भी प्रश्न डाले जा रहे हैं। आधा वेटेज लगभग आरएस के लेवल के प्रश्न है इसमें, और आधा वेटेज पुलिस पटवारी या जितनी भी राजस्थान लेवल की जो एग्जाम्स हैं उनको वेटेज देकर ये प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा रहा है। आरएस वाले फटाफट जवाब दें। प्रश्न को देखते हैं। पहले तो पूरा लंबा प्रश्न है, कोशिश की गई है कि आपको कैसे भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएं। साथियों जैसे कल की जो हमारी सीरीज रही, उस सीरीज में काफ़ी बालकों का बहुत ज़्यादा सराहनीय प्रयास रहा और रिकॉर्ड तोड़ व्यूज़ मिले और रिकॉर्ड तोड़ कमेंट आप लोगों के आए। उसमें मुख्य रूप से आपका नंद किशोर बहुत ही आप एक्टिव थे बेटा, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप बच्चों को प्रदान कर रहे थे कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू आपको। निखिल, विजय कुमावत, विजय प्रकाश कुमावत, ये जो बालक है ये अभिनव का ही एक्स स्टूडेंट रहा हुआ है, और वर्तमान में बहुत खुशखबरी की एक हमारे पास कल भी खबर आई, विजय प्रकाश कुमावत का हाल ही में JVNL टेक्निकल पद पर इनका चयन हुआ है 2018 में, और फिलहाल इनकी सोडाला में पोस्टिंग है। तो संपूर्ण अभिनव आरएस एकेडमी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बेटा। आप सभी लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। सोनू प्रजापत, प्रियंका कुमावत, श्री कृष्णा क्लासेज, प्रमोद सिक्कर से हैं, कैलाश कटारिया, गजानंद कुमावत, राधा शर्मा, पूजा शर्मा, प्रियंका मीणा, राधेश्याम, आप सभी लोगों के सराहनीय प्रयास थे। गणेश मीणा, कमलेश कंवर, मैं मुख्य रूप से नाम लूँ, पिंकी मीणा, दिनेश चौधरी, धर्मवीर डूडी, धर्मवीर ने भी बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे कल। मुकेश चौधरी है, राम चौधरी है, सीमा जाजोरिया है, विष्णु कंवर जो कि आज हमारी विनर भी रही है इस प्रतियोगिता की, मनीष कुमावत, सतीश शर्मा, आपके भी प्रयास अच्छे थे, रमेश भंडारी, आप बेटा रमेश भंडारी, अच्छा पापा का नाम है, आप अपने नामों से आईडी बनाकर ही कमेंट करें बेटा ताकि मैं आपके नाम अनाउंस कर सकूं। संजय शर्मा, बाबूलाल और दिल खुश, सभी आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सुझाव भी थे वो मैं आगे बात करता हूं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति 1, 2, 3 व 4 अंक से प्रदर्शित की गई है। जी हाँ, नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक मानचित्र दिया है, मैं समझा देता हूँ, आगे मानचित्र आएगा। उसमें कुछ वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थिति नंबर 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित कर रखी है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनका क्रम आपको पहचानना है। आपकी स्क्रीन पर मानचित्र ये रहा। साथियों देखिए, राजस्थान का मानचित्र है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 स्थिति आपको दे रखी है। अच्छी तरीके से एक बार आप मानचित्र को देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 जिलों को पहचानने की कोशिश करो, कौन से जिले में नंबर लगा रखे हैं, और अब इन जिलों में कौन कौन से अभ्यारण्य है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल उस चित्र के माध्यम से आपको पहचानना था, और अनुमान के आधार पर आपको नहीं, आपको वास्तु स्थिति का पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको मैपिंग की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा जिला किस जगह पर किस कंडीशन पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर आउटलाइंस नहीं दी गई है। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। आउटलाइन नहीं देगा आपको, ब्लैक मैप देगा, और उसमें आपको नंबर के माध्यम से या किसी प्रकार का डायग्राम बनाकर जरूर पूछेगा। ये प्रश्न बहुत प्रचलन में अभी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर लगभग अपना जयपुर को इंडिकेट कर रहा है। नंबर 2 अपना भरतपुर को लगभग इंडिकेट कर रहा है। नंबर 3 मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, नंबर 3 लगभग आपके, जवाब दो फटाफट, नंबर 3 किसको इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड, शाबाश, उदयपुर को इंडिकेट कर रहा है। नंबर 4 किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रतापगढ़ को इंडिकेट कर रहा है। पहले की बात करो तो चित्तौड़ को इंडिकेट कर रहा है। आगे आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो उसका क्रम आपको चयन करना है। क्रम का जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में ABCD आंसर।
जी हाँ, राइट आंसर। काफ़ी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। नाहरगढ़, नाहरगढ़ से हम लोग शुरुआत करते हैं। नाहरगढ़ भी यहाँ पर 2 में आ गए, देखो। ठीक है, तो आप लोगों को दो दो ऑप्शन, अगर दो भी आपने पहचान लिए सही तरीके से तो काम आपका हो जाएगा। पहली इसमें आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 1 नंबर पर जयपुर बताया मैंने। जयपुर मतलब जयपुर में नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में, तो नाहरगढ़ आ गया। नंबर 2 पर हमने बात रखी थी कौन से जिले की? भरतपुर था, लोकेशन में भरतपुर आ रहा था। और भरतपुर में कौन सा? बंद बरेटा, तो ऑप्शन 2 पर 2 की जगह पर बंद बरेटा आ गया। नंबर 3 की ओर चलते हैं। नंबर 3 मैंने बात की थी उदयपुर, और उदयपुर में कौन सा है? फुलवारी की नाल, तो फुलवारी की नाल आ गया। नंबर 4 पर अपन ने बात की थी प्रतापगढ़, और चित्तौड़ क्षेत्र की, तो वहाँ पर कौन सा आ गया? हमारा सीता माता अभ्यारण्य आ गया। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, परंतु जवाब देने के लिए आपको राजस्थान के मैप की संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, RAS 2013। जी हाँ, RAS 2013 के पेपर में, प्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, हूबहू सेम टू सेम। आपके लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, स्तरीय प्रश्न, व्याख्या बड़ी ही प्यारी। बात कर रहे हैं हम लोग, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी थी? मल्टीपर्पज प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी? आप एक तो थोड़ा सा जोश बनाए रखो, क्लास में जो जोश अपने में रहता है वही जोश आप लोगों का सेम टू सेम यहां पर होना चाहिए। उसी तरीके से आप लोग जवाब देते चलो फटाफट स्पीड के साथ में। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी? चित्तौड़ के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर का युद्ध, या कुंभलगढ़ के युद्ध को? जवाब फटाफट, 20 सेकंड मिलती है आपको। 20 सेकंड के बाद में जवाब देने में मजा नहीं आना चाहिए। जवाब पहले दो, मुझे आंसर देने से पहले आपके जवाब आने चाहिए। चित्तौड़, हल्दी घाटी, दिवेर या कुंभलगढ़? और यहां पर राइट आंसर होगा आपका हल्दी घाटी। जी हाँ, हल्दी घाटी का जो एक प्रसिद्ध नहीं, मैं विश्व प्रसिद्ध युद्ध की बात कर रहा हूं। विश्व प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं, इन्होंने इस युद्ध को थर्मोपल्ली, जी हाँ, मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी थी इस युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर बहुत से प्रश्न बने हैं। हम लोग स्पेशल रूप से इसको लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे और इस प्रश्न को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब हमारा वीडियो आप लोगों के सामने आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कर्नल टोड ने इसको कुल मिलाकर हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। अब काफ़ी बालकों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि साहब मेवाड़ की थर्मोपल्ली क्यों कहा? ये थर्मोपल्ली क्या बीमारी है आखिर? तो साथियों, मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा थर्मोपल्ली को लेकर, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी अभी मेरे साथ इतिहास के जो बच्चे लाइव चल रहे हैं, उन बच्चों के मन में तो डेफिनेट तौर पर ये उत्सुकता होगी, और साथ में और बालकों के भी ये उत्सुकता होनी चाहिए कि राजस्थान की किसी सरभूमि को थर्मोपल्ली, या कौन सी जगह थी ये थर्मोपल्ली, क्यों कहा? तो साथियों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न की, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रही। साथियों, एक्चुअल होता क्या है, एक क्षेत्र की मैं बात करता हूं जिसको हम लोग पारसिया के नाम से जानते। कहानी को ध्यान से सुनना, बड़ा ही मज़ेदार रोचक कहानी है जो आपको इस इतिहास की हिस्ट्री से जोड़ेगी। एक जगह थी जिसका नाम था पारसिया। इस पारसिया देश को हम लोग फारस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फारस। तो एक कंट्री था पारसिया या फारस। साथियों, एक कंट्री की मैं और बात करूं तो वो था आपका यूनान। और इस यूनान की बात करूं तो इस यूनान में एक शहर था जो आपने नाम बहुत पढ़ा होगा 9वीं 10वीं की क्लासों में, किताब में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत दे रखा है, ये स्पार्टा। जी हाँ, बहुत ही शक्तिशाली वीर योद्धाओं की भूमि थी स्पार्टा। तो कुल मिलाकर एक कंट्री हो गया आपका पारसिया या फारस, और एक हो गया यूनान का स्पार्टा शहर। कहानी शुरू यहीं से होती है साथियों। एक्चुअल स्थिति ये बनती है कि फारस का तत्कालीन पिता की मृत्यु के पश्चात नया शासक जो बना था वो बना था जैरेक्सीज। जी हाँ, यहाँ का जो शासक बना था वो बना था जैरेक्सीज।
और जेरेक्सिस शासक बनते ही इसने स्पार्टा पर आक्रमण की योजना बना ली। जी हाँ, जो कि यूनान का शहर था, स्पार्टा पर आक्रमण की योजना बनाई। तो इधर जो स्पार्टा का शासक था वो बहुत ही वीर योद्धा था, जिसको हम लोग जानते हैं लियोनिडोस के नाम से। जी हाँ, लियोनिडेस की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये शासक कहाँ का था? स्पार्टा, जो कहाँ का शहर था? यूनान का। साथियों, लियोनिडोस को जब पता लगा कि यार पार्सिया ने लगभग आक्रमण करने की योजना बनाई ली और आक्रमण करने वाला है, तो साथियों इसको लगा कि यार ज़्यादा सैनिकों को मुझे मौत के घाट उतारने में खुशी महसूस नहीं होगी। इसलिए इसने क्या किया? मात्र 300 सैनिक, जी हाँ, मात्र 300 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी बनाई। परंतु 300 सैनिक ऐसे सैनिक रखे इसने जो बहुत पारंगत योद्धा थे, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, और ऐसे योद्धा थे जिनके घर में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पीछे घर को चलाने वाला, संभालने वाला कोई ना कोई वारिस या भाई या पिता थे। उन्हीं व्यक्तियों को अपनी टीम में इन्होंने क्या किया? शामिल। 300, मात्र 300 सैनिकों के साथ में एक सेना बनाई, और सेना बनाकर सामना करने के लिए तैयार हो गया लियोनिडेस। किसका? जेरेक्सिस का। साथियों, इधर से जेरेक्सिस एक बड़ी विशाल सेना लेकर पार्सिया की, और इसने आक्रमण कर दिया लियोनिडेस पर। इन दोनों की सेना जिस जगह पर भिड़ी थी ना, जिस जगह पर भिड़ी थी, जिस समय भिड़ी थी, पहले तो समय की बात करूं तो 480 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, लगभग 480 ईसा पूर्व की बात है ये, जब दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। और ये जो जगह थी, जिस जगह पर युद्ध लड़ा गया था, उस जगह का नाम था थर्मोपल्ली। जी हाँ, क्या नाम था? थर्मोपल्ली। और ये थर्मोपल्ली जो जगह थी ये थी यूनान में। कहाँ पर थी? यूनान में। तो साथियों, ये जो युद्ध लड़ा गया, बताया जाता है कि लगभग 3 दिन तक ये युद्ध चला। 2 दिन तक लियोनिडेस के मात्र 300 सैनिक इस पार्सिया फारस के जेरेक्सिस की सेना पर भारी पड़ते जा रहे थे। परंतु अंत में कहते हैं कि विभीषण ही आखिर में किसी क्षेत्र या किसी शासक का अंत करने वाला होता है। वैसा ही विभीषण का काम यहाँ पर भी लियोनिडेस के एक सैनिक ने किया, और वो कुछ चंद मुद्राओं में बिक गया जेरेक्सिस के हाथों, और जेरेक्सिस को गुप्त रास्ता बता दिया स्पार्टा में प्रवेश करने का। और उस गुप्त रास्ते से स्पार्टा में प्रवेश करके और जेरेक्सिस ने आक्रमण दोनों तरफ से किया, घेर लिया बेचारे लियोनिडेस को, और अंत में लड़ते हुए, एक वीर योद्धा की भांति लड़ते हुए, ये सारे के सारे 300 सैनिक और लियोनिडेस वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु इतिहास में इस जगह को बड़ी प्रसिद्ध कर गए। कहते हैं कि यहां पर यह भी पहाड़ी क्षेत्र था, पूरी तरीके से ढलान वाला क्षेत्र था, पर बताया जाता है कि खून की नदियां बही थी इस क्षेत्र में। और साथियों, पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर गया इस थर्मोपल्ली को। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हमारे यहां पर 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, उस हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ था। वो भी एक पर्वतीय क्षेत्र था, वो भी ढलान वाला क्षेत्र था। बताया जाता है कि रक्त की नदियां इस क्षेत्र से बही थी, और इसी कारण से इस क्षेत्र को, आपकी जो हल्दी घाटी का मैदान था, इसको कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध से संज्ञा देकर इसको मेवाड़ की क्या कहा था? थर्मोपल्ली। तो आप लोगों को याद अच्छी तरीके से हो गया होगा ये कि किस तरीके से थर्मोपल्ली बना अपना हल्दी घाटी का मैदान। चलो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने से। स्टोरी को आगे की ओर बढ़ते हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिहारी सतसई। जी हाँ, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी जी किसके दरबारी कवि थे? ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। कोई भी किसी रचना का नाम देकर या किसी शासक का नाम देकर उसके या तो दरबारी का नाम पूछ लेता है, या दरबारी का नाम देकर शासक का नाम पूछ लेता है, या फिर रचना का नाम पूछ लेता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत प्रचलन में है साथियों। यहाँ पर बिहारी सतसई एक रचना है जिसके रचयिता बिहारी जी थे, बिहारी दास जी थे। पूछा जा रहा है कि किसके दरबारी थे वो, किसके दरबार में कवि थे वो? सवाई जय सिंह, राम सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और माधो सिंह। जवाब दीजिए फटाफट, सभी लोग फटाफट कमेंट फटाफट करते चले। एक भी प्रश्न का कमेंट छोड़ना नहीं है, फटाफट। एक व्यक्ति कम से कम 10 कमेंट करेगा, मुझे पता लगे कि हाँ आप वास्तव में एक्टिव होकर आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो, आप जितने एक्टिव होकर पढ़ाई करोगे ना, उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखो बेटा,
कम से कम आप लोगों के सामने मैं जो एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इस वीडियो के लिए 4 घंटे की एडिटिंग मेहनत लगती है, कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे की। मैं बेटा इतना निवेदन कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग सो रहे हो, आप लोग आराम कर रहे हो, आप लोग खा रहे हो, और मैं उस 5 घंटे को अगर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में लगा रहा हूँ, तो मेरी इस मेहनत का वास्तविक परिणाम क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। मेरी इस 5 घंटे की मेहनत में मैं भी 5 घंटे में 2 मूवी देख सकता हूँ, 5 घंटे में 5 घंटे सो सकता हूँ, 5 घंटे में मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता हूँ, पर मैं इस 5 घंटे में आपके लिए इस लॉकडाउन के दौरान ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों का थोड़ा सा दायित्व बनता है कि इस वीडियो को अगर आप 500 लोग देखो, 1000 लोग देखो, तो वो मज़े वाली बात, या मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। पर आप लोगों ने इस वीडियो को अगर कम से कम 50 लोगों तक शेयर कर दिया, हर बच्चे ने जो वीडियो देख रहा है, अगर उस हर बालक ने अपना कर्तव्य समझते हुए 50 विद्यार्थियों तक, जो कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे बेचारे, उन 50 व्यक्तियों तक शेयर कर दिया किसी भी माध्यम से, तो हमारा वीडियो कम से कम 5000 से 10,000 लोगों तक डेली पहुंच पाएगा। और अगर ऐसा संभव हुआ तो मेरा इस वीडियो बनाने का जो धर्म है, जो कार्य है, वो सार्थक साबित होगा। तो इस सार्थकता को आप लोग बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, बढ़ते हैं बिहारी सत्सई के रचयिता की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह। जी हाँ, ये मिर्जा राजा जयसिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध कहाँ से था, ये आमेर रियासत का कछुआ शासक था, और इन्हीं का दरबारी था बिहारी दास जी। और बिहारी दास जी ने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, बिहारी सतसई, और इस बिहारी सतसई को लेकर बहुत सारी जो चर्चाएं उस समय सरजमी पर गहराई हुई थी। पहली तो बात आती है कि सतसई किसे कहते हैं। बिहारी सतसई तो इसलिए कहा गया क्योंकि बिहारी जी ने इसकी रचना की थी। साथियों, सतसई की मैं बात करूं तो सतसई का मतलब होता है कि वह रचना जिसमें दोहों की संख्या कम से कम 100 से ज़्यादा हो। दोहों की संख्या 100 से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाती है, सतसई। अब इसकी रचना करने वाले कौन थे, बिहारी जी, तो नाम हो गया इसका बिहारी सतसई। और जो बिहारी सतसई है बेटा, इस बिहारी सतसई में अगर कुल दोहों की संख्या आप लोगों से पूछ ली जाए, तो यहाँ पर याद रखना, इसमें कुल दोहे हैं 719। कितने दोहे हैं, 719। और सतसई का मतलब होता है कि दोहों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 100 से ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगी, सतसई। और बिहारी सतसई में 719 दोहे रखे गए हैं। साथियों, अगर मैं बात करूँ तो इस श्रृंगार रस की प्रसिद्ध रचना है। वीर सतसई का जो विषय है वो है श्रृंगार रस। जी हाँ, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की बहुत ही अविस्मरणीय रचना है वीर सतसई। एक दोहा इसका बड़ा ही चर्चित था, जो कि श्रृंगार रस को आप लोगों के सामने रखने में बड़ा ही कामयाब होगा। सतसैया के दोहरे, जी हाँ, सतसैया के दोहरे जो नैनन के तीर, सतसैया के दोहरे जो नैनन के तीर, और देखन में छोटे लगे, देखन में छोटे लगे, पर भेदे सकल शरीर। जी हाँ, सतसैया के दोहरे जो नैनन के तीर, और देखन में छोटे लगे, भेदे सकल शरीर। ऐसी कुछ रचनाएं बिहारी दास जी ने की थी, जो कि पूरे राजस्थान यानी भारत की सरजमी पर बहुत चर्चित रही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1870। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग केवल इस वीडियो को देखें नहीं, सोते हुए नहीं देखें, आप लोग घूमते हुए नहीं देखें, टेबल पर बैठकर इस वीडियो को देखें, अपनी मेज पर बैठकर देखें, और इसके पूरे वीडियो के कंप्लीट नोट्स आप लोग बनाने का कष्ट करें। और मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि जो विद्यार्थी इस नोट्स को बनाकर मुझे व्हाट्सअप करें, आप लोग सर्वश्रेष्ठ जो नोट्स होगा, जी हाँ, एक मैं अनाउंस और कर दूं, जो सर्वश्रेष्ठ नोट्स होगा, उस नोट्स की प्रति को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में, कि हाँ, इस बच्चे के नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसने बनाए नोट्सों को। और एक बात, हमारा जो अभिनव आरएस एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं उस नोट्स को शेयर करूंगा आपके नाम से, बाकायदा आपका नाम लिखूंगा नीचे, तो अपना नाम आप खुद भी लिखकर भेज सकते हैं कि ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। तो इस वीडियो के नोट्सों को बनाओ और अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ो, फिर इस पढ़ाई का असली आनंद आएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में असुमेलित कूट का चयन करें। असुमेलित पूछ रहा है, नेगेटिव प्रश्न, ध्यान रखना। कुल मिलाकर 3 ऐसे हैं जो सुमेलित और एक ऐसा है असुमेलित। किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में। देखिए साथियों, जयपुर कर्नल ईडन, ये क्या थे, ये पीए की बात हो रही है यहाँ पर। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर के कर्नल ईडन, मेवाड़ के मेजर सावर्स,
कोटा के मेजर बर्टन, जोधपुर के या मारवाड़ के पैट्रिक लॉरेंस। तो गलत कौन सा है इनमें से साथियों? इसमें जो गलत आंसर है वो है जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। जी हाँ, क्योंकि बाकी देखिए, बाकी बहुत सरल प्रश्न है। बाकी के जो 3 हैं वो सभी अपनी अपनी रियासतों के क्या हैं, पॉलिटिकल एजेंट हैं। पर जो पैट्रिक लॉरेंस है वो पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, ये है एजीजी। जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का क्या था, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। जबकि जोधपुर का जो पीए था, जोधपुर की अगर मैं पीए की बात करूं तो जोधपुर का उस समय जो पीए था, उस पीए का नाम था मैक मॉसन। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैक मैसन, मैक मैसन। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? पॉलिटिकल का बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न। जैसा कि कल विद्यार्थियों ने कुछ कमेंट कर रहे थे, नंद किशोर का कमेंट था कि आशा करता हूं इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगातार लाते रहेंगे। निखिल का कमेंट था, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इन कमेंटों से ही प्रेरित होकर और बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आप लोगों के लिए आज की सीरीज में लेकर आया हूं मैं। और ऐसा ही एक पॉलिटिकल का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? भारत के नागरिकों को तो प्राप्त है, भारत की सरजमी पर भारत के नागरिकों को प्राप्त है, पर भारत की सरजमी पर विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कमेंट पहले आप लोग डालेंगे फटाफट, मैं 25 सेकंड दूंगा आपको, दो फटाफट जवाब। जल्दी कीजिए, फटाफट कमेंट करो। 2-5 जनों के आए कमेंट, अभी बाकी बैठे हैं सभी, कमेंट करो, हाथों को चलाओ कीबोर्ड पर, अपने ज्ञान को जांचो, शर्म मत करो, कोई नहीं देख रहा आपको कमरे में बैठे हुए। जी हाँ, इस छठे प्रश्न का जो जवाब होगा वो जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कहां पर? भारत की सरजमी पर। जबकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय जो नागरिक होगा उसको भारत की सरजमी पर प्राप्त होगी। साथियों, बात आती है कि अरे अभिव्यक्ति आखिर है क्या बीमारी, अभिव्यक्ति किसे कहेंगे? तो ध्यान से सुनना, अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। अभिव्यक्ति की बात करूं तो अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है, इसको देख रहे हैं हम लोग पहले तो। साथियों, अभिव्यक्ति का मतलब है मतलब किसी विचार को, जी हाँ, कोई भी विचार मेरे मन में आ सकता है, किसी विचार को बोलकर, किसी भी विचार को बोलकर। आरएस मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे, 15 शब्दों का जो प्रश्न है उसका जवाब आप लोगों के सामने है, आप लोग तैयार रहें। अभिव्यक्ति को परिभाषित कर रहे हैं हम लोग यहां पर, विचार को, किसी विचार को बोलकर या फिर लिखकर, किसी विचार को बोलकर या फिर लिखकर या अन्य किसी रूप में, या अन्य किसी रूप में बेरोक टोक अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, बेरोक टोक अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ बोलो फटाफट। विचार को बोलकर, कोई भी मन में विचार उठ रहा है हमारे, कोई भी जो शब्द चल रहा है उस विचार को बोलकर या फिर लिखकर या फिर अन्य किसी भी रूप में, जैसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, किसी भी प्रकार से, लेखों के माध्यम से बेरोक टोक अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अगर मैं बात करूं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका जो प्रावधान है हमारे संविधान में, वो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 19(1) के द्वारा। जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट है, 19(1) स्वतंत्रता का अधिकार है 19 के अंतर्गत, और 19(1) में स्वतंत्रता कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लोकसभा के निर्वाचन हेतु, जी हां, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा प्रश्न।
लोकसभा के निर्वाचन हेतु, देखता हूं कितनों के जवाब सही आते हैं इस कमेंट में, ईमानदारी से कमेंट करना बिना आंसर देखे। लोकसभा के निर्वाचन हेतु मैं देखता हूं आप पे कितना दम है इस प्रश्न को लेकर, कितनी तैयारी है आप लोगों की। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना, प्रारंभिक अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? जी हां, लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? आरएएस में पूछा गया प्रश्न है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है, आपके व्याख्याता कॉलेज लेक्चर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई है इसकी। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? जवाब फटाफट दीजिए। कौन अधिसूचना को जारी करता है? कहां की अधिसूचना की बात कर रहा हूं? लोकसभा की। और साथियों बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, फटाफट करो कमेंट, सभी कमेंट करो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आंसर की ओर चलते हम लोग, जैसा कि काफ़ी लोगों के गलत कमेंट भी आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे जिसका डर था वही है, ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। सर बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे गलत है, इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा। जी हाँ, राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन की पहली अधिसूचना जारी करता है। और साथियों उसके बाद में फिर ये आपका निर्वाचन आयोग क्या करता है, देखते हैं हम लोग आगे की स्लाइड में, समझने का प्रयत्न करना। मैं निर्वाचन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, निर्वाचन करवाने का कार्य ये दो संस्थाएं हैं, एक तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो अभिनव आरएस एकेडमी के जो प्ले लिस्ट है, वीडियोज है, वहाँ पर जाइए। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आरएएस लेवल तक पढ़ाया हुआ है, पूरी संरचना वहाँ पर दी हुई है। आप लोग जिन्होंने अभी तक 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो भी नीचे बॉक्स में जाइए, आप लोग अभिनव चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ पर नीचे जो वीडियोज़ दे रखे हैं उन वीडियोज़ में जाकर और तीनों टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो फटाफट। निर्वाचन की बात कर रहा हूँ मैं, तो निर्वाचन साथियों यहाँ पर संविधान के भाग 15 में इसका प्रावधान है। जी हाँ, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है भारत में। अगर अनुच्छेद पूछ लें तो अनुच्छेद का भी ध्यान रखना, भारतीय संविधान में निर्वाचन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 से लेकर और 329 तक प्रावधान किया गया है किसका? निर्वाचन का। साथियों परंतु अगर प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि आप लोगों के प्रश्न क्या था कि लोकसभा के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है, तो 2 प्रश्न ध्यान रखना, एक तो लोकसभा की और एक प्रश्न पूछा जा सकता है राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना। तो लोकसभा की अधिसूचना तो जारी करेगा, हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रपति। कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। और राज्यसभा जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी कौन करेगा? राज्यपाल। ये 2 प्रश्न हैं जो आपके हमेशा गलत होते हैं और गलत जवाब देते हो आप। राज्यपाल किसकी? राज्यसभा की। और लोकसभा की कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा जरूर, उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। काफ़ी कमेंट भी कर रहे हैं कि साहब फिर ये निर्वाचन आयोग क्या करता है। तो साथियों जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है उसके बाद निर्वाचन आयोग एक अधिसूचना जारी करके और चुनाव की तारीख और उसकी जो कार्यक्रम है, चुनाव के जो कब क्या होगा, नामांकन कब भरे जाएंगे, वापस कब तक लिए जाएंगे और चुनाव कब होगा, इसकी जो अधिसूचना है वो जारी करता है निर्वाचन आयोग। तो लोकसभा में चुनाव की तिथि और कार्यक्रम ये कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। और इधर भी बात करूं मैं तो राज्यपाल जो ही राज्यसभा के जो निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर देगा, उसके बाद में जो वही केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग यहाँ पर भी तिथि की और इसके कार्यक्रमों की क्या कर देगा? अधिसूचना जारी कर देगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएएस पीएसआई या पटवारी लेवल के एग्जाम्स को लेकर बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। अगला प्रश्न इकोनॉमी को लेकर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दुग्ध उत्पादन हेतु। फटाफट प्रश्न देखिए, मैं जब तक पानी पी लूं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। जी हां, गाय की नस्ल पूछ रहा है
दुग्ध उत्पादन हेतु। ध्यान रखना दो चीजें हैं, पहली बात तो दूध की दृष्टि से पूछ रहा है, दूसरी बात गाय की प्रसिद्ध। प्रश्न को अगर पढ़ना सीख गए ना आप लोग, उत्तर पढ़ना सीखते हो, उत्तर मत पढ़ो, प्रश्न को पढ़ना सीख लो, उत्तर ऑटोमेटिक आएगा आप लोगों के सामने। पहली बात तो दूध उत्पादन हेतु यानी दूध के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, गाय की प्रसिद्ध नस्ल के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सी है जो सर्वाधिक दूध देती है, कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का। जवाब दो फटाफट। थार पारकर राठी, राठी नागौरी मालवी, थार पारकर मेवाती मालवी। कंफ्यूज हो गए? एक तो याद था आपको, दो के जोड़े में याद नहीं था, मुझे पता है। दो कमेंट करो फटाफट। जी हाँ, उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा थार पारकर राठी ग्रुप। जी हाँ, बात करूं अगर मैं इन गाय की दो नस्लों की, आप सभी गोपालक होंगे, सभी गोपालकों को, संपूर्ण हिंदुस्तान के गोपालकों को मेरा शत शत नमन। जी हाँ, अपने घर में एक गाय को जरूर पालें आप लोग, और अपने घर में बनने वाली रोटी का पहला जो रोटी होती है, पहले जो चपाती होती है वो गाय को जरूर दें। चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, गाय हमारी जो दिव्य रूप में सारे दिव्य गुण उसमें उत्पन्न है, सारे दिव्य गुण उसमें पाए जाते हैं। तो आप लोग उसकी अर्चना जरूर करें, उसकी सेवा जरूर करें, गाय को पानी जरूर पिलाएं, गाय को चारा जरूर खिलाएं। अगर कोई भी आपको गाय इधर उधर दिखती है तो उसको गौशाला तक जरूर पहुंचाएं, यह आपका परम कर्तव्य बनता है। गाय की प्रसिद्ध नस्ल की बात करूं तो पहली बात तो आती है थार पारकर की। जी हाँ, और एक बात आती है राठी की। दोनों देखते हैं। थार पारकर की पहले बात करूं मैं तो साथियों ये आपके जो मारवाड़ क्षेत्र है, विशेष रूप से जोधपुर और एक आपका जैसलमेर, इन दो जिलों में मुख्य रूप से ये गाय आपको मिलेगी। कौन सी? थार पार नस्ल की। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये जो नस्ल है थार पारकर, ये सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय मानी जाती है। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय मानी जाती है ये। अच्छा, इसकी वास्तविक अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं, वास्तविकता में इस थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो साथियों इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि ये जो मालानी प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? मालानी प्रदेश। और मालानी कहाँ पर है? बाड़मेर। इस मालानी प्रदेश से इस थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि वर्तमान में जोधपुर जैसलमेर में है, जो कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। राठी भी इसकी बहनी है। राठी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ आप, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। अगर जिलों के नाम पूछ ले तो याद रख लेना एक दो जिले। उत्तरी राजस्थान की बात करो तो गंगानगर तो आएगा, आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों है। साथ में थोड़ा सा दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा नीचे उतर जाना, ठीक है। जैसे मैं राजस्थान के मैप की बात करूं तो इधर गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, एक एक पॉइंट नीचे उतर जाना, मतलब चूरू और इधर आपका बीकानेर। तो गंगानगर और हनुमानगढ़, और गंगानगर के नीचे उतरोगे तो बीकानेर, और हनुमानगढ़ के नीचे उतरोगे तो चूरू। ये चार जिलों में विशेष रूप से राठी नस्ल की क्या पाई जाती है? गाय पाई जाती है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। कमेंट में मुझे आप बताएं भारत का, जी हाँ भारत का संपूर्ण विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। मैं लेटेस्ट आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, पुराने आंकड़े कमेंट में मत किया करो आप लोग। नए आंकड़े बताओ 2019 के कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कमेंट करना मुझे, फटाफट कमेंट करो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जयपुर के पास, जी हाँ जयपुर के पास स्थित रामगढ़ बांध, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चित है, मृत बांध की श्रेणी में आ गया है, गला घोट दिया गया है। पत्रिका, भास्कर, जितने भी तमाम न्यूज़पेपर है उनकी मुख्य हेडिंग बना था। ये क्यों बना था? क्योंकि इसका खत्म कर दिया गया। कैसे खत्म किया गया आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखो पहले आप प्रश्न की ओर आओ। जयपुर के पास स्थित रामगढ़ बांध, जी हाँ ये रामगढ़ क्षेत्र ही जयपुर का प्रारंभिक क्षेत्र था। ये वो क्षेत्र था जहां पर कछवाओं ने सबसे पहले अपना शासन स्थापित किया था। ये रामगढ़ वो क्षेत्र था जो राम के नाम पर, भगवान रघु के नाम पर, क्योंकि रघुवंशी माने जाते हैं जयपुर के कछवाहा शासक, तो साथियों भगवान रघु के नाम पर इन्होंने इस क्षेत्र का नाम या राम के नाम पर रामगढ़ रखा था। साथियों मैं बात कर रहा हूं उसी रामगढ़ बांध की जो वर्तमान में मर चुका है, खत्म हो चुका है। रामगढ़ बांध
में किस नदी से पानी आता था? जी हाँ, था शब्द लगाया है, अब आ ही नहीं रहा बेचारा। कौन सी नदी से पानी आता था? सबसे ज़्यादा पानी, सर्वाधिक पानी। गंभीरी, ताला, सुकड़ी, लूणी। फटाफट कमेंट करो। और यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ताला नदी। जी हां, ताला नदी के पानी की आवक होती थी रामगढ़ बांध में। और रामगढ़ बांध की स्थिति इतनी खतरनाक थी, इतनी ज़बरदस्त थी साथियों, मैं पूरी चर्चा करूंगा रामगढ़ बांध की। रामगढ़ बांध एक ऐसी स्थिति में था, एक ऐसी ज़बरदस्त स्थिति में था, जब उस चीज़ को आप लोग याद रखना कि यहाँ पर इस रामगढ़ बांध, ये वही रामगढ़ बांध की बात कर रहा हूँ जिसमें 1982 में एशियाई खेलों की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। एशियाई खेलों का यहाँ पर आयोजन हुआ था। और एशियाई खेलों में जो नौकायन प्रतियोगिता है, वो नौकायन प्रतियोगिता हमारे इसी रामगढ़ बांध में आयोजित हुई थी। तब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था ये। साथियों, ऐसा रामगढ़ बांध जो एक समय ऐसा था जिसमें लबालब भरा हुआ था, खतरनाक भरा हुआ था। मैं आपको एक सीन दिखाता हूं, देखो, बहुत ही रोमांचक कर देगा आप लोगों को। देखो स्क्रीन पर ये स्थिति है साथियों। देखो 1974 की बात कर रहा हूं मैं। 1974 में ये रामगढ़ बांध का दृश्य देख रहे हैं आप लोग आपके स्क्रीन पर। पानी लबालब है, ऊपर की जो दीवार है, रोड है, उससे ऊपर पानी जा रहा है। सारे गेट खोल दिए गए, खोलने की जरूरत नहीं, ऊपर से पानी आ रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये होटल है, इसके बाहर से पानी एकदम चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिख रहा है, चारों तरफ पानी। और साथियों, कुछ दलालों के द्वारा, कुछ चंद भ्रष्टाचार अफसरों के द्वारा, कुछ उन दलालों, उस मुफ्तखोरों के द्वारा वर्तमान में इस रामगढ़ की स्थिति क्या कर दी गई है, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाना चाहूँगा कि आंखों में देखकर आंसू आप लोगों के आएंगे कि ये क्या स्थिति 74 के बाद हुई। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये कंडीशन है वर्तमान में जमा रामगढ़ बांध की। बिल्कुल सूखा हुआ क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जो 76 में एकदम लबालब था। ये स्थिति वर्तमान में क्यों इसकी हुई, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। पहले तो साथियों, पहले तो हमारे प्रश्न के जवाब में हमने बात करी ली कि ये ताला नदी पर बना ताला नदी का पानी इस बांध में आया करता था और ये बांध कहीं समय में लबालब भरा रहता था। साथियों, मैं अगर बात करूँ इसी जगह की, तो यहाँ पर एक मंदिर और बना हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है जिसको शमशानेश्वर महादेव कहते हैं। जी हाँ, कहानी यहीं से शुरू होती है। ये शमशानेश्वर जो महादेव है ना, कछवाहों से पहले का बना हुआ है ये। जी हाँ, कछवा शासक कब आए थे जयपुर में, मुझे कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट। किस शासक ने कछवा वंश की स्थापना की थी, कमेंट करो फटाफट। तो कछवा वंश को यहाँ जयपुर में आने से पहले इस क्षेत्र पर आपको पता है मीणाओं का अधिकार था। और मीणाओं का जो ये क्षेत्र था, इस जगह पर, या जहाँ पर शमशानेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, इस जगह पर शमशान था। जी हाँ, जिस जगह पर रामगढ़ बांध बना हुआ है उस जगह पहले प्राचीन समय में बड़ा शमशान था, मीणाओं का शमशान था यहाँ पर। और शमशान के अंदर ये मंदिर था, इसलिए इस मंदिर का नाम था शमशानेश्वर मंदिर। बताया जाता है साथियों कि इसमें एक बहुत बड़ी गुफा थी और गुफा पता नहीं कहाँ निकलती थी, क्या उसका राज था, परंतु ये राज दफन हो गया। कैसे दफन हुआ इसकी भी मैं बात करता हूँ। साथियों, इस बांध की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो इस बांध का जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1897 में। जी हाँ, 1897 में इस रामगढ़ बांध की नींव रखी गई थी और इसको बनवाने का काम किया था माधो सिंह सेकंड के द्वारा। जी हाँ, माधो सिंह सेकंड के द्वारा इस रामगढ़ बांध का क्या करवाया गया था, निर्माण। 1897 में नींव रखी थी, पर 1904 में बनकर ये क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, पूर्ण हुआ था बनकर ये। साथियों, 1904 में ज़बरदस्त बारिश आई और ज़बरदस्त बारिश में इन नदियों के पानी के साथ में जो मिट्टी आई, उस मिट्टी से ये जो गुफा थी ये पूरी तरीके से बंद हो गई। और वर्तमान में ये गुफा बिल्कुल क्या है, ब्लॉक है, बंद है, पता नहीं लग पा रहा है कि गुफा कहाँ जाती थी। बताया जाता है बड़ी रहस्यमय गुफा थी। और साथियों, ये वही बांध था जिस बांध से जयपुर पूरा पानी पीता था। साथियों, पूरे जयपुर को पानी उपलब्ध करवाने का काम जो करता था वो था जमा रामगढ़ बांध। परंतु कुछ दलालों की वजह से, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आप ब्यूरोक्रेसी का, आने वाले समय में ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने वाले हैं। आप में से बहुत से आरएएस के अंतर्गत एसडीएम तक पहुँचेंगे, तहसीलदार तक पहुँचेंगे, कोई पुलिस में पहुँचेगा, कोई पटवारी बनेगा। मैं आपसे एक ही करबद्ध निवेदन करूँगा, सब कुछ बन जाना, परंतु जीवन में भ्रष्टाचारी मत बनना, नहीं तो आपको आपकी
पीढ़ियाँ, संपूर्ण पीढ़ियाँ इसी प्रकार से कोसती रहेगी जैसे मैं कोस रहा हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र से मेरा बड़ा लगाव था, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि क्षेत्र था और इसीलिए मैंने आप लोगों से भावनात्मक बातें रखी है। साथियों, ये थी हमारी जमारामगढ़ बांध की कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपदा प्रबंधन। जी हाँ, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 करंट का प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि सर करंट को भी हमारे इस जो श्रृंखला है इसमें जोड़ो आप। तो आपके लिए करंट का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये, धारा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भगवान आपका भला करे इस अधिनियम को बनाने वालों का, बहुत परेशान थे। ऐसी जगह थूकते थे जहां पर साफ शब्दों में ऊपर लिखा हुआ रहता है। ये भारत की परंपरा है, ये महान भारत के विद्वानों की परंपरा है कि ऊपर दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना मना है, वहां पर सबसे ज्यादा थूक मिलेगा आपको। जहां पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, सबसे ज्यादा पेशाब वहीं पर करते हैं भारतीय। ऐसी भारतीयों की इन विद्वानों को मेरा सत सत नमन है। परंतु बेटा अब टेंशन मत लो आप लोग, अब 2005 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, ये अपराध कौन सी धारा के अंतर्गत रखा गया है, ये आप लोगों को जवाब देना है। फटाफट कमेंट करें आप। धारा 50A, धारा 51B, धारा 51C, धारा 52B। और साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है 51B। जी हाँ, IPC 51B के अंतर्गत इस अपराध को रखा गया है। साथियों, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो कानून पारित किया गया है, जो ये अधिनियम में संशोधन किया गया है, वो किया गया 15 अप्रैल 2020 को। जी हाँ, 15 अप्रैल, अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2020 को ही ये जो संशोधन पारित हुआ है और इसको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत रखा गया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, आपको सजा भी हो सकती है IPCC के अंतर्गत। और IPCC क्या होती है आप लोग कमेंट में पढ़ना, और अगर और देखना आप लोगों को तो शायद जो आपका प्रश्नोत्तरी 2 है उसमें भी इसकी डिटेल दी हुई है। तो मैं बात कर रहा था थूकने के बारे में। ये कोविड-19 के अंतर्गत बड़ा चर्चित था। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक स्थानों पर थूक रहे हैं या बहुत प्रकार के अपराध फैला रहे हैं, बहुत प्रकार की परेशानियाँ फैला रहे हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सारे समाज को बदनाम करना उचित नहीं होगा। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, कुछ चुनिंदा लोग हैं उनको आप लोग अलग अवॉइड करें, क्योंकि हर तरीके के लोग अपने देश में निवास करते हैं और हमारा देश तो एक ऐसा देश है जो सबको स्वीकार करता है। पुनः आप सभी साथियों को इस अपराध में रखने पर बहुत बहुत बधाई। और मैं विशेष रूप से बहुत खुश हूँ कि अब थूकना मना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन में काफ़ी बार हो जाता था। काफ़ी बालक ऐसे होते थे, साफ शब्दों में हर दीवार पर लगा रखा है स्टिकर, दीवार के हाथ लगाना मना है, दीवार पर पाँव लगाना मना है, थूकना मना है, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता था। कैमरे में ऐसी जगह आते थे जहाँ पर कैमरे का एंगल नहीं होता था। तो ऐसे विद्वान वीरों को अब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फीफा अंडर 17। जी हाँ, करंट का प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाना निश्चित है, जिसको जब तक कोरोना की स्थितियां ठीक नहीं होगी तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, परंतु ये 2020 में ईश्वर की कृपा रही तो आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020? अमेरिका, इटली, भारत, चीन? जवाब दो फटाफट। सारे दिन आप पत्रिका तो पढ़ते ही पढ़ते हो, पत्रिका की न्यूज है। जी हाँ, राइट आंसर आपका अपना महान भारत देश। जी हाँ, हमारे भारत देश को इसकी मेजबानी सौंपी गई है और ये फीफा अंडर 17 का जो महिला विश्व कप है उसका आयोजन करवाने वाला है भारत देश। साथियों, आप लोग अगर मैं बात करूं इस फीफा अंडर 17 की, पहली बात तो फीफा की बात करते हैं। अगर इसको लेकर बात पूछी जाएगी आप लोगों को तो पूछी जा सकती है। फीफा की फुल फॉर्म पूछ लेता है काफ़ी बार तो, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इस जो फीफा की स्थापना है वो स्थापना मानी जाती है 1904 में। जी हाँ, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। जी हाँ, ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख कहाँ पर है?
स्विट्जरलैंड में। ये फीफा की मुख्य बात थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार, आप लोग डिले मत पढ़ो, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं जवाब, फटाफट जवाब दो आप लोग सभी, कमेंटों से आज भर जाना चाहिए पूरा इनबॉक्स। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार तीसरे एशियाई युवा खेलों का, जी हाँ, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार तीसरे एशियाई युवा खेलों का आयोजन 2021 में कहाँ होना सुनिश्चित किया गया है। एशियाई युवा खेलों की बात हो रही है, 2021 में आयोजन कहाँ पर होगा इनका। तीसरे खेल है, मतलब 2 पहले भी आयोजित हो चुके हैं, तीसरा खेल कहाँ पर आयोजित होगा। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। कमेंट करो फटाफट, कमेंट में बहुत धीमा कर रहे हो आप लोग, कमेंट फास्ट करो फटाफट, अंगुली और अंगूठे तो चलाना है आपको। जी हाँ, राइट आंसर यहां पर होगा चीन, चाइना। चाइना में इसका आयोजन होगा एशियाई युवा खेलों का। साथियों, अगर एशियाई युवा खेलों की मैं चर्चा करूं, बात बढ़ाऊं आगे, तो एक तो एशियाई खेल होते हैं और ये एशियाई युवा खेल है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग होते हैं। एशियाई खेल अलग है और यहां पर एशियाई युवा खेल अलग है। ये अभी तक 2 ही आयोजन हो पाए, तीसरा आयोजन 2021 में होगा, याद रखना 2021 में। तो फिर इनका सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सब प्रारंभ कब हुआ था इनका, एशियाई युवा खेलों का। तो साथियों, इनका प्रारंभ हुआ था 2011 में। प्रारंभ का मतलब पहले युवा एशियाई खेल कहां पर हुए थे, कब हुए थे, तो 2011 में होंगे, प्रारंभ हुआ था। कहां पर हुए थे, तो ये हुए थे सिंगापुर में। और इसका जो दूसरा आयोजन हुआ था वो हुआ था चीन में, दूसरा आयोजन भी चीन में हुआ था। और अब तीसरा आयोजन जो होना है वो भी कहां पर होगा, चीन में होगा। कब होगा, 2021 में होगा। तो साथियों, ये थे आपके एशियाई खेल। एक बात का और ध्यान रखना, आप लोग पूछा जा सकता है, एशियाई जो युवा खेल है इनमें लगभग 18 खेलों को शामिल किया गया है। जी हाँ, लगभग 18 प्रकार के खेल इस एशियाई युवा खेलों में शामिल किए जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज का ये रहा, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत का मतलब कौन सा एक ऐसा है जो अपने जोड़े के साथ मेल नहीं खाता है। और यहां पर दिए गए हैं विशेष उत्सवों को लेकर ये प्रश्न। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। गलत को चयन करना है आपको। फटाफट कमेंट करो, मैं नहीं दूंगा जवाब, फटाफट करो, कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट करो। चलो जवाब की ओर बढ़ते हैं। साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हां, यहां पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं। कमेंट करो कहां पर है ऊंट महोत्सव। जल्दी करो कमेंट, कमेंट फटाफट। जी हाँ, सही कह रहे हैं, बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, बीकानेर में। जबकि आपके 3 ऑप्शन सही थे। ग्रीष्म महोत्सव आपका माउंट आबू में है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में है, हाथी महोत्सव अपने जयपुर में है। साथियों, इन महोत्सवों को लेकर प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ से मैं 1-2 महोत्सवों की और बात कर लूँ, आप लोग एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करते चलना फटाफट फटाफट। एक तो प्रश्न पूछा जाता है मारवाड़ महोत्सव के बारे में। मारवाड़ महोत्सव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव याद करो, जोधपुर। फटाफट बोलते चलो मेरे साथ। मारवाड़ महोत्सव कहां पर, जोधपुर में। एक पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव, और पतंग महोत्सव कहां का है, जैसलमेर। पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है, जैसलमेर में। अच्छा, एक थार महोत्सव बताओ मुझे। थार महोत्सव, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करे जाओ। थार महोत्सव बाड़मेर में। थार महोत्सव कहां पर है, बाड़मेर में। अच्छा, एक अगला बैलून बताओ, बैलून महोत्सव। बैलून महोत्सव, बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में। ये लगभग पश्चिमी राजस्थान के आ रहे हैं सारे महोत्सव। बैलून महोत्सव भी कहां पर है, बाड़मेर में। एक मैं नीचे का ले लेता हूं, मेवाड़ महोत्सव। और मेवाड़ महोत्सव कहां पर है, उदयपुर में। इसके पश्चात हमने बात की ग्रीष्म महोत्सव कहां पर था, आबू में। चंद्रभागा मेला महोत्सव कहां था, झालावाड़ में। हाथी महोत्सव कहां पर था, जयपुर में। एक बार फटाफट बोलते चलना, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ मतलब ध्यान रखना, मारवाड़ मतलब जोधपुर।
पतंग महोत्सव जैसलमेर में है, पतंग जैसलमेर, थार बाड़मेर में है, और बैलून महोत्सव बाड़मेर में। इसमें विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं बैलून महोत्सव में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। इस प्रकार से साथियों ये आपके महोत्सव हैं। इन महोत्सव से लेकर प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ये थी आप लोगों की साथियों आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज हमारी, जो थी राजस्थान जी की प्रश्नोत्तरी 4। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। और मेरा निवेदन, जो मैंने बीच वीडियो में भी निवेदन किया था कि मेरी ये जो 4 घंटे की 5 घंटे की मेहनत है, इस मेहनत का वास्तविक परिणाम तब मिलेगा और ये मेहनत तब सार्थक हो पाएगी जब आप इस वीडियो को आपने देख लिया। आपने देखने के बाद ईमानदारी से कम 10 से 20 लोगों को आपको भेजना है, सेंड करना है, और उनको भी बोलना है कि अगले 20 तक इसको सेंड करना है। तब जाकर हमारा ये पुनीत कार्य पूरा होगा। तब तक अगली हमारी जो मुलाकात होगी वो कल प्रातः 10 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।